क्योंकि प्रॉब्लम है कि हम लोग वही करते हैं जो हमारे माँ बाप ने किया या हमारे सर्कल में हो रहा है। एक चीज़ जो बहुत क्लियर है, हिंदुस्तान का सबसे अमीर आदमी नौकरी नहीं करता। राइट। आपके स्टेट का भी अमीर आदमी नौकरी नहीं करता, और आपके देश का भी, आपके शहर का भी अमीर आदमी नौकरी नहीं करता। तो क्या करता है? बिजनेस करता है, व्यापार करता है। और हम अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं? हाँ, हमारी मतलब जो लॉर्ड मैकाले से प्रभावित शिक्षा पद्धति है वो नौकर तैयार करती है। तो आप ये समझिए फिर दो चीज़ें कैसे हो सकती हैं कि आप पैसा भी कमाना चाहते हैं और उसको फॉलो भी नहीं करते। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री तो पहले दिन से बोल रही है ऑनरशिप है ये, मतलब आपको बिजनेस ऑनर बनना है। मतलब बिजनेस ऑनर की बात की जाती है। जब भी मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में किसी को प्रोस्पेक्टिंग की है तो मैं बोलता हूँ कि क्या चाहते हो, बिजनेस ऑनर बनना चाहते हो? तो कहता है ये कैसे हो सकता है? तो भाई बिजनेस ऑनर का मतलब व्यापार, अपना खुद का बिजनेस। तो मैं आपको कराता हूँ। तो ये बिजनेस ऑनर पहले दिन से बिजनेस ऑनर व्यापार कर रहा है, और व्यापार तो फाइनली पैसा ही देगा आपको, और इतना पैसा दे सकता है जिसकी कोई लिमिट भी नहीं है। नुकसान भी तो देता है सर। नुकसान तो क्या देगा ये, मतलब पैसे से क्या नुकसान? मतलब व्यापार तो नुकसान दे ही सकता है ना। देखिए हम इसको जैसे मैं और आपकी बात करें, या हम जैसे जो भी लोग इतने सालों से हैं जी, नुकसान तो बिजनेस में उतार चढ़ाव तो रहेंगे। राइट। मगर किसी भी बिजनेस में जो सबसे बड़ा थ्रेट होता है वो उसका होता है लॉस। हमारे यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग में जो लॉस है बेसिकली फाइनेंशियल लॉस तो नहीं है। मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ कि इतना पैसा लगता है कि आप अपने बच्चे का बर्थडे नहीं मना सकते। क्या कहते हैं? राइट, बिल्कुल वेरी ट्रू। तो इतने पैसे अगर लग रहे हैं तो क्या लॉस हुआ? तो लॉस तो नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। हाँ, किसी भी बिजनेस में आप करेंगे तो लॉस बहुत बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। नहीं, एक्चुअली डायरेक्ट सेलिंग के संदर्भ में अगर बातचीत करें ना सर, देखिए डायरेक्ट सेलिंग के जो हमारे रूल्स आ गए हैं 2021 में, वो साफ तौर से बताते हैं कि अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ रहे हैं तो आपको कोई पैसा नहीं देना, कोई मेंबरशिप नहीं लेनी है, तो वो बहुत क्लियर है वहाँ पे। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ कंपनियाँ डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे पैसा लेती हैं, फिर उनको प्रॉमिस करते हैं कि भाई इसके बदले में आपको ये रिटर्न दे देंगे, आपको इतना मिल जाएगा, इतना लगा दो। उसको भी लोग कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं कि यार ये भी डायरेक्ट सेलिंग है, और फिर लोग कहते हैं कि यार नहीं हमारा तो पैसा डूब गया, पैसा वो चला गया। तो आपने मैं इसको थोड़ा एक प्रश्न के रूप में लेता हूँ साहब, आपने बड़ा लंबा समय देखा है और आपने ये भी देखा होगा, मुझे लग रहा है शुरुआत से ही सही डायरेक्ट सेलिंग या कंपनियाँ भी स्टार्ट हुई, और उसके पैरेलल जो मनी सर्कुलेशन कंपनियाँ हैं वो भी पैरेलल रही, बस थोड़ी चीज़ें बदलती चली गई समय के अनुसार। पहले प्योर मनी सर्कुलेशन रहता था जहाँ पे प्रोडक्ट होता ही नहीं था, मतलब पैसे रहता था सीधा कि भाई 2000 दो, 4000 दो, मेंबर बन जाओ, आगे 4 बनाओ, कोई मतलब प्रोडक्ट की नाम थी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। जब लोगों में अवेयरनेस आई कि भाई ये तो पैसे को रोटेट कर रहे हैं, फिर वो आड़ में उन्होंने कोई दूसरी चीज़ें देने शुरू कर दी कि भाई अब सर्वे करो, ये सर्वे प्रोडक्ट है, इतने सर्वे करोगे इतने पैसे मिलेंगे। फिर कुछ लोगों ने बोला कि यार भेड़ बकरियां खरीदेंगे तुम्हारे पैसे की, और वो साल में इतने बच्चे देंगे तो इतना आ जाएगा, फिर वो आ गया। अभी क्रिप्टो को लेके बहुत सारी चीज़ें आ गई, बदलती चली गई चीज़ें। क्या क्या कहेंगे आप? और इस समय किस चीज़ से लोगों को बचना चाहिए? डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे किस चीज़ की आड़ में पैसा रोटेट किया जा रहा है? देखिए साहब, ये जो है, जो बात आपने कही, ये सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में नहीं है कि गलत लोग हैं तो हर इंडस्ट्री में। मैं जैसे डॉक्टर्स का एक है, तो अच्छे डॉक्टर भी बुरे डॉक्टर भी हैं। अच्छा, अगर ये नहीं होता तो ऐसे कहते कि नीम हकीम खतराए जान, ऐसे क्यों बोला जाता? इसका मतलब इतने खतरनाक डॉक्टर भी बैठे हुए हैं और अच्छे भी डॉक्टर बैठे हुए हैं। सर मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ। पिछले दिनों मैंने स्वामी रामदेव जी का इंटरव्यू लिया जी, और उसमें इस बारे में बड़ी बातचीत हुई उस इंटरव्यू में कि जो मेडिकल का जो प्रोफेशन था वो एक नोबल प्रोफेशन माना जाता था, मतलब भगवान का दूसरा नाम डॉक्टर को कहते थे। अब वो इतनी बड़ी इंडस्ट्री बन गई है, अब डरने लगने लग गया है। अब ऐसा लगता है कि यार हॉस्पिटल में गया बंदा, मतलब वो डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी हैं, बहुत खुल के बात करते हैं। उनकी किताब है कि हॉस्पिटल से जिंदा कैसे लौटें। तो मतलब सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही है ना, तो उस प्रकार की चीज़ें हैं। तो बिल्कुल आप कैरी ऑन कीजिए इस बातचीत को कि अच्छी और बुरी चीज़ें तो हर जगह हैं। हाँ, तो अच्छी और बुरी चीज़ें तो हैं, तो हम ये नहीं कर सकते
कि इसी इंडस्ट्री में लोग नेगेटिव हैं या गलत काम हो रहा है। ये ज़रूर है कि, और मैं जो देख पा रहा हूँ कि जैसे मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं कि हमने जब इस इंडस्ट्री में नहीं था तो वो एक गोल्ड माइन करके चीज़ थी कि भाई 3 मेंबर बनाओ उनको, फिर आप उसका मनी ऑर्डर करो और ये करो वो करो, तो उसमें भी लोग पैसा बना रहे थे। मगर वो चलती थी मतलब ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम से चलती थी। इसका मतलब ये हुआ डायरेक्ट सेलिंग से पहले भी ये सब हो रहा था। ऐसा नहीं था कि हम 96 के बाद ही ये सब देख पा रहे हैं या इस इंडस्ट्री में देख पा रहे हैं। हाँ, एक चीज़ हुई है कि जब ये बिज़नेस आया तो उन लोगों ने इसकी आड़ में और ज़्यादा इसको शुरू कर दिया। राइट। और इससे गड़बड़ ये हो गई कि जो सही कंपनियां थी वो भी ऐसी लगने लगी कि ये भी वही काम कर रही हैं। और इसीलिए बहुत सालों तक सही कंपनियों को भी ये झेलना पड़ा कि जैसे मैं कहूँ कि जब मैंने 2000 में कंपनी बनाई अपनी, तो कई बार ऐसा होता था कि यार हम अफीम बेचने वाला और मैं MLM डायरेक्ट सेलिंग वाला दोनों एक ही काम नहीं कर रहे क्या? मतलब उसे भी पुलिस का डर है, मुझे भी पुलिस का डर है, क्योंकि मीटिंग हो रही है तो वो कह रहा है जी आप अपना आप गलत काम कर रहे हैं। और 2000 में कोई नियम कानून था ही नहीं हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग को नाम को, कहीं भी नहीं था। तो ये जो चीज़ है ये होगी। अच्छा, जैसे आपने कहा कि सर्वे के नाम पे कितने लोग आएंगे, अच्छा इसके बाद भी ऐसा नहीं है कि इसके बाद नहीं आएंगे, आएंगे तो इसके बाद भी। मगर अभी एक अच्छी जो चीज़ हो गई, जो गाइडलाइन आई उसके बाद फिर रूल्स आ गए। डायरेक्ट सेलिंग में मुझे लगता है कि पहला काम जो हुआ है वो ये अच्छा हुआ है कि एक डिफरेंस क्रिएट हो गया है जी। और भले ही वो कम से कम बाकी को दिखे या ना दिखे आम आदमी को, मगर आपको और मुझे दिखता है कि अब हमें कॉन्फिडेंस के साथ हम किसी के पास जा सकते हैं, बात करते हैं कि भाई हमें भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहचानती है। राइट। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो मंत्री हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, वो बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग की। और मैं एक चीज़ बताऊं कि आने वाले दिनों में डायरेक्ट सेलिंग ओनली वन बिजनेस होगा जो एम्प्लॉयमेंट का अल्टरनेट बनेगा, सबसे बड़ा अल्टरनेट बनेगा जी। मतलब इससे बड़ा कुछ नहीं होगा। और शायद इस बात को रियलाइज़ कर लिया है गवर्नमेंट ने भी, इसलिए मिनिस्टर्स के अक्सर कमिटमेंट आते रहते हैं, उनके स्टेटमेंट आते रहते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग का प्रमोशन होना चाहिए। अब सही ही चलेगा, गलत तो नहीं चलेगा। राइट। क्योंकि जिस दौर में हम जी रहे हैं वहाँ सबसे पहले तो एक चीज़ है कि आप छुपा के कुछ नहीं कर सकते। मतलब इतने कैमरे आपके चारों तरफ हैं तो डेफिनेटली आपको सही तो रहना पड़ेगा। दैट्स ग्रेट। सही तो रहना पड़ेगा। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा सर, आपने बड़ी अच्छी बात छेड़ी है कि पहले भी मनी सर्कुलेशन चीज़ें चलती रहती थी। मैं व्यूअर को बताना चाहता हूँ विशेष रूप से कि हमारे देश में एक एक्ट है, मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट 1978 उसको बोलते हैं। वो एक्ट 78 में बना और इसलिए बना क्योंकि बहुत सारी मनी सर्कुलेशन की स्कीमें चलती रहती थी, उनको चेक करने के लिए, उनको दंडित करने के लिए एक प्रकार से वो एक्ट बना था। और चूँकि वो एक्ट चलता रहा था हमारे देश में, और जब हमारे देश में 1990s के बाद में डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई, कुछ विदेशी कंपनियां हमारे देश में आई, तो चूँकि हमारा जो मॉडल है ये नेटवर्क बना के चलने वाला मॉडल था, और जो मनी सर्कुलेशन कंपनियां थी वो भी नेटवर्क बना के ही ऑपरेट करती थी अपने काम को, तो कहीं ना कहीं हमें भी मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट के तहत जोड़ा जाता था। एग्जैक्टली। तो जब हमने सर शुरुआत की इंडस्ट्री में, पर्सनली मैं 2010 के साथ में मैं जुड़ा और एज ए प्रेसिडेंट डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर वेलफेयर एसोसिएशन हम लोग गवर्नमेंट से मिलने के लिए जाते थे। तो उस समय हमारा एक ही था कि ये जो एक्ट है ना 1978 वाला, हमें इससे मुक्ति दिलाओ, इससे बाहर कर दो आप हमें। कोई भी पुलिस वाला उसके सामने और कोई तो एक्ट था ही नहीं उस समय, वो सीधा उसके साथ रिलेट कर देता था। तो वो जो मैंने बात बोली वो यही थी। हाँ, और फिर धीरे धीरे 2016 में गाइडलाइन आई और 2021 में 28 दिसंबर 2021 को फिर हमारे पास में डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स आ गए हैं जो हमें मनी सर्कुलेशन बैनिंग एक्ट से अलग करते हैं। और जो कंपनियां मनी सर्कुलेशन कर रही हैं वो अभी भी बैनिंग एक्ट के तहत पे उन पे कार्रवाई हो सकती है। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ सभी व्यूवर्स को, अगर आप सीरियसली डायरेक्ट सेलिंग में हैं तो आपको डायरेक्ट सेलिंग रूल्स की जानकारी होनी चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग रूल्स का हिंदी और इंग्लिश का PDF हम लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहे हैं और अक्सर डालते हैं। आप उसको थोड़ा इत्मीनान के साथ में पढ़िए।
अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जैसे एन शाह जी पिछले 28 साल से इस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, अगर उस प्रकार का बड़ा विज़न है आपका, भी लंबे समय तक आप काम करना चाह रहे हैं, तो फिर रूल्स आपकी जानकारी में ज़रूर होने चाहिए। उसमें बीइंग ए एसोसिएट बायर आपके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, एज ए डायरेक्ट सेलर आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, एज ए कंपनी किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो भी आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए। शाह साहब, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, ये जो रूल्स आ गए हैं हमारे पास में, जी सर, उसके बाद में आपका कॉन्फिडेंस कितना बढ़ा और इंडस्ट्री का कॉन्फिडेंस क्या बढ़ा है? जिस दिन 2016 की जब मैं बात करूँ, उससे थोड़े दिन पहले ही हुआ ये कि हमारे यहाँ हमारे ऑफिस में, शायद 2015 की बात होगी या लास्ट में दिसंबर में की, एक पुलिस वाला, बल्कि 2-3 लोग आ गए। तो मुझे ऑफिस स्टाफ ने नीचे से कहा कि साहब वो कुछ पुलिस वाले आए। तो अक्सर ये होता था कहीं कोई कंप्लेंट कर दी होगी, किसी ने क्या कर दिया होगा। अच्छा, उनके जवाब भी होते नहीं थे, तो एडवोकेट तो आपको इसलिए रखना है कि भाई जवाब तो दे सके। तो बड़ी पैनिक हो गई साहब। बाद में पता चला कि किसी ने उन्हें हमारे प्रोडक्ट का रिकमेंड किया और वो प्रोडक्ट ढूंढते हुए वो आ गए वहाँ पे। और हमारा एक प्रोडक्ट था जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो उसके लिए वो आए। तो मैंने पहले तो लड़के को भेजा जो हमारा अकाउंटेंट है कि भाई जाओ देखो क्या है, मतलब ले दे के ख़त्म करो यार, ये नहीं दिखने चाहिए यहाँ क्योंकि वर्दी वाले लोगों का कुछ। तो उसने कहा साहब ये तो प्रोडक्ट लेने आए, और उन्होंने प्रॉपर प्रोडक्ट लिया, पैसे पूरे दिए, और उन्हें ये भी नहीं पता था कि हम डिस्काउंट में देते हैं। तो उन्होंने MRP पे जब देखा तो पेमेंट करने लगे। तो फिर उनको कहा कि नहीं, आप डिस्काउंट है तो वो दो। तो ये सीन था पहले। अच्छा, 2016 के बाद जब ये हुआ और जब हमें लगा कि गवर्नमेंट अब साथ आ गई है, कम से कम गवर्नमेंट की तरफ से एक चीज़ हुई। और 2021 के बाद तो बिल्कुल ये है कि इतना कॉन्फिडेंस है कि आप जैसे आप कार चलाते हैं और आपके जेब में आपका ड्राइविंग लाइसेंस होता है, तो आपका कॉन्फिडेंस और आपका ड्राइविंग लाइसेंस अगर एक्सपायर हो या ना हो, तो ये दोनों चीज़ों में बस सेम फ़र्क है कि भाई हम उससे पहले ऐसे ही थे कि लाइसेंस तो कुछ था नहीं, लगे हुए थे कि मेहनत करने में। हाँ, लगे हुए थे कि भाई हम अच्छी ड्राइविंग करते हैं तो चला रहे हैं, क्या बात है। लाइसेंस नहीं था, लेकिन लाइसेंस नहीं था, तो अभी अच्छी ड्राइविंग भी कर रहे हैं और लाइसेंस भी आ गया, तो कॉन्फिडेंस फुल है। हाँ, और मैं ये कहूँगा जैसे हम सारे नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं, और जो भी हमारे ग्रीवेंसेस जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से हम लोग फॉलो करते हैं एज ए कंपनी, पूरी तरह से। मतलब कोशिश ये है कि 100% ही इसको फॉलो किया जाए। एक मैं प्रश्न लेता हूँ सर। जी सर। एक व्यूवर हैं नरेंद्र टाके, इनका प्रश्न है, आज के समय में जब डायरेक्ट सेलिंग में अपॉर्चुनिटी बहुत है पर लोगों की नेगेटिव थॉट्स की वजह से पार्टनर्स मतलब टीम के लोग फील्ड में काम नहीं कर पाते हैं, इस पर क्या करना चाहिए? मतलब इसको मैं थोड़ा और डिटेल में अगर मैं बताऊं कि एक पक्ष तो ये है कि ये इंडस्ट्री रोज़गार दे रही है, लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लेके आ रही है हर दृष्टि से। दूसरा पक्ष ये है कि डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में बहुत सारे मीम्स बनने लग गए हैं, कुछ लोग हैं जो इसके विरोध में रहते हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि ये जो विरोध करने वाले लोग हैं, इनकी क्या मानसिकता लगती है, इनका क्या मोटो आपको लगता है क्या होगा? देखिए सर, ये वो लोग हैं जो डरे हुए हैं, इस इंडस्ट्री से डरे हुए। ये तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि अगले 10 साल बाद जो ये, क्योंकि हमने 30 साल देख लिए, 96 की अगर हम बात करें, और अब तक लगभग 30 साल हो गए, और अगले 10 साल, क्योंकि 2-3 चीज़ें बहुत चीज़ हुई हैं। एक तो इंडस्ट्री में खुद इम्प्रूव कर दिया इंडस्ट्री ने जी कि यहाँ पैसा है और सही तरीके से पैसा है, जबकि गलत तरीके से या जिसको हम बोलते हैं पॉन्जी स्कीम या जो भी हम बात करते हैं, उनमें लोग पैसा नहीं बना पा रहे हैं, ना बना पाएंगे, कभी भी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि वो तो सिस्टम ही नहीं है। तो यहाँ जो लगभग लाख मतलब करोड़ रुपए महीना तक की इनकम तक पहुँच रहे हैं लोग, तो ये अपने आप में एक सबूत है, ये प्रूफ है कि ये इंडस्ट्री में पैसा है, और आप अगर सही काम करेंगे तो पैसा कमाएंगे, एक बात। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लॉज, और तीसरी जो चीज़ सबसे बड़ी है वो माइंडसेट बदल भी रहा है। मैं देख रहा हूँ कि स्टूडेंट्स अपना कैरियर देखने आ रहे हैं, या जिन लोगों को पैसा कम है वो भी इसको एज ए सेकेंड इनकम देख रहे हैं, और जिन लोगों की नौकरी छूट रही है, क्योंकि AI के आने के बाद जो नौकरी छूट रही है, उनके पास सेकेंड ऑप्शन एज ए डायरेक्ट सेलिंग।
तो ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री आने वाले दिनों में इतनी ग्रो करने वाली है और किसी और चीज़ का ऑप्शन भी नहीं बचेगा। तो जो लोग डरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, मीम भरे ही बन जाएं, उनके लिए हो सकता है कि वो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए सब कर रहे हों, मगर सच्चाई तो नहीं है। तो डरे हुए सहमे हुए लोगों को आप क्या कह सकते हैं, बुराई कर सकता है। या एक और बात होती है, जब आप किसी से ऊपर निकल जाते हैं तो फिर लोग सिर्फ आपकी बुराई कर रहे होते हैं। मतलब भीड़ से अलग निकलेंगे तो अंडे तो मारेंगे लोग। मुकेश अंबानी के बारे में अच्छा क्या, अब पैसा उसका, बेटे की शादी उसकी हुई, उसने 5,000 करोड़ करा या 50,000 करोड़ का अपना किया ना, मगर लोग तो उसके लिए क्या पॉजिटिव बोल रहे हैं, कह रहे इतना पैसा क्यों खर्च कर दिया, नाचने वालों को इतना क्यों पैसे दे दिया। अब कुछ तो बोलेंगे, तो दुनिया तो बोलती रहेगी साहब, और हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और ये होगा। तो बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। इनका जो जवाब है, सवाल है, इसका जवाब मैं ये दूंगा सर कि देखिए ये इंडस्ट्री इतनी सिंपल और इतनी पावरफुल है, और अगर सिस्टम पता हो तो पहले तो मैं ये मानता ही नहीं। मतलब मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसके पास जब किसी ने मुझे ज्वाइन कराया तो ज्वाइन कराने के बाद वो कभी दोबारा मेरे पास नहीं आया। तो मैंने खुद किया। तो एक तो ये सवाल होता है कि साहब अगर अपलाइन अच्छी नहीं है तो कैसे ग्रो करें, इसकी ज़रूरत भी नहीं है। देखिए ग्रो आपको करना है, ड्रीम आपके हैं, ज़िंदगी आपकी है, तो ये डिसीजन आपको लेने होंगे कि भाई आपको करना कैसे है या क्या नहीं। सीख तो आप जाएंगे ही, पहले तो डिसीजन की बात है। तो इसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो समझनी पड़ेंगी डायरेक्ट सेलिंग में। जैसे एक बहुत पावरफुल चीज़ है यहाँ पे लॉ ऑफ एवरेज। जी, मैं आज तक इस इंडस्ट्री में इसलिए नेगेटिव नहीं हुआ कि और कहीं पे भी मैं खड़ा हो जाऊँ, मैं हर जगह नेटवर्क खड़ा कर सकता हूँ, हर जगह, और अभी भी, क्योंकि लॉ ऑफ एवरेज को आप झुटला नहीं सकते। जैसे मैं मानता हूँ 20% लॉ ऑफ एवरेज है इसका जी। 100 लोगों को प्लान दिखाइए, 20 लोग जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। 100 लोग आपके ग्रुप में हैं, 20 लोग काम करेंगे ही करेंगे। राइट, ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, इसको आप थोड़ा बहुत रेशियो ऊपर नीचे हो सकता है, डिपेंड करता है आपके स्किल्स कम है ज़्यादा है। मैं अब ये बोल रहा था कि अगर आपके पास स्किल है तो ये 20 से 30 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 50 हो सकता है। कम तो उसके लिए है जो लेमैन है, 20% लेमैन के लिए है। राइट, ये बिल्कुल वैसे ही है कि जो डोर टू डोर नॉक करते हैं या जो भिखारी हैं, वो कैसे पूरे दिन काम करते होंगे। हर भिखारी को पता है कि 100 में से 20 लोग देंगे ही देंगे। हर डोर टू डोर सेल्समैन को पता है कि 100 दरवाजे नॉक करेंगे तो 20 दरवाजे खुलेंगे ही खुलेंगे। इसी तरह से आप सिर्फ इस बात पे फोकस कीजिए कि आपने कितने प्लान दिखाए, ये बिजनेस ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाएगा। नेगेटिविटी है ही नहीं, नेगेटिविटी तो आपके दिमाग में हो सकती है, मगर इस लॉ को बदल नहीं सकते। देखिए मैं आपको एक बात बोलता हूँ, आप एक सिक्का उछालिए सर, हेड आएगा या टेल आएगा? दोनों में से एक ही आएगा। एक ही आएगा। क्या ये पॉसिबल है 10 में से 10 बार हेड आए? नहीं पॉसिबल है, आप करके देखिए, हो ही नहीं सकता। 2 बार तो टेल आएगा ही आएगा अगर हेड 8 बार आ रहा है। मतलब दिस इज, जैसे हम लॉ ऑफ नेचर की बात करते हैं, ये लॉ ऑफ नेचर ही है कि आप इसे बदल नहीं सकते। और अगर इस बिलीफ पे आप काम करते हो तो दुनिया नेगेटिव हो जाए, आपका बिजनेस ग्रो करता रहेगा। पहली चीज़ तो ये, इस पे भरोसा कर लीजिए। तो मैं तो ये मानता हूँ, और मैंने आज तक अपने लॉ ऑफ एवरेज को कभी ना गिरते हुए देखा है ना फेल होते हुए देखा है। आप 10 में से हो सकता है कि एक भी ना जुड़े, बट 20 में से एक हो सकता है 2 जुड़ें, मगर जब तक आप 100 तक पहुँचोगे 20 लोग आपके साथ जुड़ चुके होंगे। राइट, दैट्स ग्रेट सर, वंडरफुल। हमारा जो काम है सर, ये लोगों का काम है, और ऐसा कहते हैं कि लोगों को साथ में लेके चलना और मेंढक को तराजू में तोलना दोनों एक जैसा काम है, बड़ा मुश्किल है। और लीडरशिप चाहिए एक्चुअली यहाँ पे विशेष रूप से। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो एक व्यक्ति को अगर अच्छा लीडर बनना है आपके अनुसार, उसमें वैसे तो लीडरशिप के लिए बहुत सारी परिभाषाएं और बहुत सारे गुण एक व्यक्ति में होने चाहिए, बट आपका इतना बड़ा तजुर्बा है, आपने बहुत नज़दीक से लोगों को देखा है काम करते हुए, कौन से 3 ऐसे गुण होने चाहिए जो एक व्यक्ति को कंपनी का टॉप अचीवर बना दे? देखिए, टॉप अचीवर बनने के लिए एज ए लीडर, पहले मैं लीडरशिप की बात कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया सर। लीडर एक गड़बड़ हो गई इस इंडस्ट्री में। एक्चुअली जो भी कोई काम थोड़ा सा कर ले उसे हम लीडर बोलने लगते हैं। ऐसा किसी और इंडस्ट्री में नहीं हो रहा है। सही है। तो
यहाँ ये कंफ्यूजन है कि लीडर कौन है। मतलब जैसे वो पेरेंट्स अपने बेटे को राजा राजा बोलते हैं ना, हाँ, तो हम जो जुड़ा है उसको लीडर बोलना पहले दिन से शुरू कर देते हैं, जबकि वो लीडर है नहीं। लीडर तो बेसिक, मगर इशू भी क्या है, उसके नीचे 4 लोग हो गए, अब 4 लोगों की टीम हो गई, तो टीम का तो लीडर ही कहलाएगा, है ना। जैसे हम कॉर्पोरेट्स में भी बोलते हैं कि भाई ये कौन है, बस ये टीम लीडर है। अब उसकी टीम ही 3 लोगों की है, तो है तो टीम लीडर, 3 को तो लीड कर ही रहा है, तो ये गलत भी नहीं है। नहीं, हम उस शब्द पे नहीं जा रहे सर, हम लीडरशिप क्वालिटी पे जा रहे हैं। तो मैं वहीं आ रहा हूँ सर। तो पहली चीज़ जो लीडर की अगर होती है, उसके पास एक विज़न है। बिना विज़न के तो लीडर हो ही नहीं सकता। उसे कहाँ जाना है, और जब ये क्लियर है कि कहाँ जाना है, तो फिर वो डिसीजन लेगा। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तो मुझे नहीं पता था कि ये इंडस्ट्री मुझे इतना कुछ देगी, तो मेरा एक ही विज़न था, या फॉरेन टूर हो जाए। मतलब एक मन में विचार था, एक जिससे वो इच्छा होती है ना कि विदेश घूमना है। तो एक लड़का था जो कभी हमारे किराए पे रहा करता था, वो आया और उसने कहा कि भैया आप तो बहुत कुछ कर लेते हो, आप ऐसा करो, ये देखो ये कंपनी आई है सब। तो उसमें वो फॉरेन टूर के कुछ फोटोग्राफ्स थे, मैंने वो देखे। देखने के बाद मुझे लगा कि मैंने उससे पूछा, तो उसने कहा ये तो कंपनी लेके जाती। तो मैंने कहा कैसे लेके जाती, क्या करते हैं? तो उसने टारगेट बताया। तो दिमाग में क्या था, विदेश जाना है। तो विदेश जाने के लिए मैंने उससे पूछा कितना बिजनेस, तो मैंने कहा तो मैं कर दूंगा। और 1.5-2 महीने बचे थे, वो मैंने कर, क्योंकि अब जबकि ये करने के बाद उस कंपनी में ऑफिस से फ़ोन आया, उन्हें लगा कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया है, क्योंकि 2 महीने में 860 ज्वाइनिंग कर दी, और वो इंडिविजुअली थी एक तरह से। और ये मुझे पता नहीं था, मेरे पास एक ही चीज़ थी कि मुझे विदेश जाना है। राइट। तो उस विदेश जाने के लिए ये काम हो गया। तो पहली चीज़ तो ये कि कोई एक पर्टिकुलर दिल में आपके कोई एक ड्रीम तो होना चाहिए। अब विज़न क्या है, जब मैं अब विज़न की बात करता हूँ, तो आज मैं ये कह सकता हूँ कि भाई जब मुझसे कोई पूछता है कि आपकी कंपनी का क्या मतलब, एज ए कंपनी आप ऑपरेट कर रहे हैं, क्या विज़न है, तो मैं ये बोलता हूँ कि ये कंपनी 200 साल तक चलेगी। विजन मतलब बहुत आगे की बात, बहुत आगे की बात, वो सिर्फ एक फॉरेन टूर तक सीमित नहीं है। नहीं, विजन है कि आप कंपनी के लिए, सोसाइटी के लिए और देश के लिए क्या सोचते हैं, और जो आपके साथ जो लोग चल रहे हैं उनको लेके उनकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आप करेंगे। राइट। तो मैं 200 साल की बात करता हूँ, तो कई सवाल मेरे पास आए कि साहब 200 साल कैसे की बात कर सकते हो आप इतने साल जियोगे। मैंने कहा पहली बात तो ये कि मेरी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो इस इंडस्ट्री में मेरे साथ ही है, वो प्रोडक्शन में आ गए। मगर मैं टाटा की बात करूं तो आज कौन चला रहा है, जिसने कंपनी फॉर्म की होगी, राइट, वो तो है नहीं आज। तो इसके बाद मर्सिडीज़ की हम बात करें या किसी भी कंपनी, जो ऐसी कंपनी जो 150 साल हो गए, जिन्हें 200 साल हो गए, उनके मालिक बदल गए, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चलाते हैं। विज़न आपका होना चाहिए कि आप इस कंपनी को या इस अपनी टीम को कहाँ लेके जा रहे हो। तो एक तो ये होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म विज़न। लॉन्ग टर्म विज़न से बेनिफिट ये होता है कि आप कभी छोटे से भी फेलियर से निराश नहीं होते। तो एक लीडर के पास ये होना चाहिए। अदरवाइज तो आपने एक महीने का गोल बनाया और आप 15-20 दिन में कुछ अचीव नहीं कर पाए, तो आप कहेंगे अब तो 10 ही दिन बचे। इसीलिए बिजनेसमैन का विजन जो है वो 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के बीच में आता है। दैट्स ग्रेट। पहली क्वालिटी होगी विजन। ठीक है सर। दूसरी चीज़ ये है कि आपको उस विजन को अपनी टीम को ट्रांसफर करना है, जो आपके साथ लोग हैं। राइट। अगर वो आपकी तरह इस विजन को नहीं देख रहे हैं तो फिर टीम आपके साथ जुड़ती नहीं, जुड़ नहीं सकती। तो हमेशा एक चीज़ होगी कि विजन को ट्रांसफर करना पड़ेगा। राइट। लीडर की जो सबसे पावरफुल चीज़ है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब दूसरा गुण मानेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी। एग्जैक्टली। तो जो आदमी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता वो लीडर बन नहीं सकता। ऐसे समझिए कि हम सब एक लाइन में खड़े हैं जी। किसी ने कहा कि भाई ऐसा है कि आग लग गई है, तो इसको कौन बुझाएगा? तो सब कह रहे हैं साहब आग तो मैं नहीं बुझा सकता। एक आदमी कहता है सब एक कदम आगे बढ़ाता है और कहता है मैं करूँगा ये काम। ही इज़ द लीडर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ही नहीं सकता वो लीडर हो नहीं सकता। अब यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? यहाँ आपकी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और टीम से ही तो बिजनेस बनना है। टीम को डेवलप करना ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
वो मतलब एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, उसके बिना तो आप खुद भी ग्रो नहीं कर सकते ना। मैं हमेशा, एक सवाल होता है कि भाई 10x ग्रो करने के लिए आपको क्या करना है। मैं बोलता हूँ हमेशा अपनी जो कोर टीम है उसको 5x ग्रो कर दो। उसको 5x ग्रो कर दो, आप 10x ग्रो कर जाओगे। तीसरी जो चीज़ है सर वो है कि टीम के साथ, मतलब लीडर को अगर मैं सीधे सीधे बोलूँ कि वो टीम के आगे नहीं होता है, टीम के साथ होता है। मतलब वो ईगो डेवलप नहीं कर सकता अपने साथ। और जिसके अंदर ईगो आ गई वो लीडर कैसे हो सकता है? क्योंकि लीडर करके दिखाता है। तीसरे पॉइंट को क्या बोलेंगे हम इसको, टीम प्लेयर या ईगो लेस? प्लेयर बोलेंगे। टीम प्लेयर। अच्छा, देखिए क्या होता है, मतलब वो कोच नहीं बनना, उसने प्लेयर बनना है। और ये बात, मैं अगर बात सीधे सीधे एग्जांपल दें तो धोनी की बात करें, महेंद्र सिंह धोनी, उनके बारे में ये बोला जाता था कि उन्होंने कभी भी अपने होटल के रूम का दरवाज़ा बंद नहीं किया, खुला रहता था। अच्छा। हाँ, मतलब कोई भी प्लेयर किसी भी वक्त उनसे आके बात कर सकता था। मतलब उनके रूम का अप्रोचेबल थे, वो सब अप्रोचेबल थे। तो जब आप टीम के अप्रोचेबल होंगे, जब लोगों के साथ आप, अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ है, शायद ये एक मिथ है कि आप जितने अप्रोचेबल होंगे आपकी वैल्यू डाउन होगी। नहीं, बेसिकली फिर क्या, आप एज ए लीडर आप 3 उस पे होते हैं। आप एक पेरेंट्स की तरह काम करते हैं, एक कोच की तरह काम करते हैं, और एक दोस्त की तरह होते हैं। अब दोस्त के साथ क्या अच्छी बात होती है, वो सारी चीज़ शेयर कर सकता है। अच्छा, फिर आती बात कि साहब किन लोगों की टीमें, मतलब किस ग्रुप में या किस बिजनेस में, या कौन ऐसा लीडर है जिसके साथ रिटेंशन डेवलप नहीं हो पाता है। मतलब जो रिटेंशन रेट है वो बहुत हाई है, जो इंडस्ट्री में भी है जी, क्योंकि रिटेंशन नहीं हो रहा है। मतलब अगर आपको मैं कहूँ कि इस इंडस्ट्री की जो चैलेंजेस हैं वो 2 ही हैं, एक तो रिटेंशन और एक डुप्लीकेशन। राइट। लोग 100 जुड़ रहे हैं, 10 भी रुक नहीं रहे हैं। yes. मतलब बकेट लीक कर रही है, लीकेज ऑफ बकेट है आपकी। राइट। ये एक ही चीज़ से रुक सकती है जी, वो है ट्रेनिंग सिस्टम, और उसके साथ साथ रिलेशनशिप। राइट राइट। अब रिलेशनशिप एक अच्छे लीडर की अगर नहीं है, और जो टीम है वो अगर उसको अपने आप को मतलब बिलोंगिंग फील नहीं करा रही है, राइट, तो वो छोड़ के चले जाएंगे। वो चाहे आप कितने टैलेंटेड हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। राइट। कुछ भी दे लीजिए, अगर रिश्ता अच्छा नहीं है, और रिश्ता अच्छा है तो फिर कुछ आ भी नहीं रहा तो भी लोग टिके रहेंगे। एग्जैक्टली ऐसा होता है। मैं ऐसा कई बार हुआ जब मेरे साथ हमारी पूरी टीम खत्म हो गई। पूरी टीम, अक्सर एक सवाल भी आता है, मुझसे भी आता है, आपसे भी आता होगा ये सवाल जी, कि साहब टीम अगर खत्म हो जाए तो क्या करें? हाँ, एक व्यूअर ने प्रश्न भी पूछा जी। अच्छा, तो टीम अगर खत्म हो जाए तो क्या करें? तो पहली चीज़ तो ये कि खुद पे भरोसा करें। राइट। क्योंकि आप हैं पिलर, आप ही सब कुछ है ना, इंजन आप हैं। डब्बे निकल गए तो क्या फ़र्क पड़ता है, दूसरे जुड़ जाएंगे। मगर पहली चीज़ तो खुद भरोसा करें कि जो टीम बनी थी या जो आपने बनाई थी, वो आपने बनाई थी, आप दोबारा भी बना सकते हैं। दूसरी चीज़, ये इस बात का फीडबैक है कि सिस्टम वीक था आपका। सिस्टम अब की बार जब टीम बनाए तो पहले सिस्टम ठीक कर लें, एनालिसिस करें कि यार क्या गलतियां रही, टीम क्यों छोड़ के गई, ताकि वो गलती दोहराई नहीं जाए। अच्छा, तीसरी बात एक और है इसमें सर, कि ये आपके लिए एक इम्तिहान भी है और चुनौती भी। अच्छा, मैं तो ये बोलूँगा कि किसी के लिए भी, देखिए समझिए, लीडर, कोई आदमी गिर जाए और उसके बाद भी चल रहा हो, लीडरशिप तो वहाँ से शुरू होती है। गिर के अगर गिर ही गया तो सही है, तो लीडरशिप तो नहीं रही ना। राइट। असली पहचान वही है, वही है, परीक्षा भी वही है। तो आप गिर गए कोई बात नहीं, बट फिर भी चल रहे हो ना। लोग छोड़ के चले गए कोई बात नहीं। तो ये आपकी लीडरशिप कि आपको प्रूव करना है, ये आपकी चुनौती है। दैट्स ग्रेट सर। आपने 3 चीज़ों की बातचीत की लीडरशिप के लिए। पहली चीज़, लीडर के पास में विज़न होना चाहिए। दूसरी आपने बोली कि वो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव उसके अंदर रहना चाहिए, और रिस्पॉन्सिबिलिटी में स्पेशली टीम को तैयार करना सिखाना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और तीसरी आपने बोली कि वो टीम प्लेयर की तरह काम करे तो वो डायरेक्ट सेलिंग में बड़ा लीडर बनेगा और वो टॉप अचीवर बन सकता है। मैं हमेशा बोलता हूँ, देखिए आप कुछ बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको टॉप अचीवर बनना है ना जी।
10 लोगों की कोर टीम बनाइए, राइट, और उनकी भी कोर टीम बनवा दीजिए 10-10 की। कितने हो गए? 110 110 हो गए। ये 110 ज़्यादा लग रहे हैं, बट आपको 10 पे ही काम करना है। यस, आपने 10 पे काम कर लिया, 100 पे अपने आप हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। और वो जो 10 हैं, अब तीसरे लेवल पे फिर 100 अगर 10-10 की करेंगे तो 1000 हो गए। अब 1000 लोग, और एक ही चीज़ है कि 1000 लोग अगर आपके पास हो ना, तो आज जो भी लीडर अगर कोई 100 करोड़ का बिजनेस कर रहा है, टर्नओवर कर रहा है, या 200 करोड़ कर रहा है, या कोई भी कंपनी, उसके पास 1000 लोग होंगे। बड़ा सिंपल है, और कुछ होगा ही नहीं। तो पहली चीज़ तो लीडर को डेवलप करे, मतलब अपनी कोर टीम को बनाए। दैट्स ग्रेट, वंडरफुल सर। आपके पास में साहब 28 साल का बड़ा तजुर्बा है, और वो हमने प्रयास किया 28 मिनट में लोगों तक पहुंचाने का। सो आगे फिर किसी एपिसोड में और डिटेल में बातचीत करेंगे। हाँ, मैं ये कहूँगा कि इस इंडस्ट्री में सर सक्सेस की तो हम बात कर ही रहे हैं, और सक्सेस ही चाहिए सबको जी। एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट मैं बोलना चाहूँगा वो है लर्निंग। मतलब लर्निंग जो है, अक्सर हम बोलते हैं कि साहब ट्रेनिंग करो, बट ट्रेनिंग को क्या है? 3 तरह के लोग हैं देखिए सर। एक हैं जो जानने वाले हैं, एक हैं जो समझने वाले हैं, और एक हैं जो व्यवहार में लाते हैं। राइट। अब ऐसे समझिए कि हमें सबको पता है कि एक्सरसाइज करने से, व्यायाम करने से सेहत अच्छी रहेगी। राइट। तो लोग कहते हैं मैं जानता हूँ। एक ऐसा आदमी जो कहता है मैं जानता हूँ, दूसरा कह रहा है मैं समझता भी हूँ, इससे बड़े फायदे हैं। तो इन दोनों को मगर कुछ फायदा नहीं है क्या? कोई फायदा नहीं। फायदा एक और आदमी है जिसने इसे व्यवहार में लिया। तो सबसे बड़ी बात है आप सीख क्या रहे हो? क्या सच में आप डायरेक्ट सेलिंग में कुछ सीख रहे हो? व्यवहार में है। जैसे आपकी बात करूं, आप नेचुरली आपने एक चीज़ जो डेवलप की है, वो जो आप बोलते हो इतने सौम्य तरीके से, और इतना जो पोलाइट लेवल पे आप बोलते हो, जिसकी वजह से आज आप पूरी इंडिया में इतने पॉपुलर हुए, उसके पीछे ये है कि आपने जो सीखा है बेसिकली वो आपकी पावर है, वो आपको व्यवहार में ले आया। आप इसे अननेचुरल नहीं बोल सकते थे। ये नहीं हो रहा है इंडस्ट्री में। राइट। तो इसका एक ही तरीका है कि जल्दी सीखें, जल्दी सीखें और जल्दी व्यवहार में लाएं। जल्दी व्यवहार में ही लाना पड़ेगा, और कुछ नहीं होगा। मैं इसमें एक मेरी फेवरेट मतलब कोट तो और किसी को होगी, मैं अक्सर यूज़ करता हूँ, नोइंग प्लस नॉट डूइंग इज इक्वल टू नॉट नोइंग प्लस नॉट डूइंग इज इक्वल टू नॉट नोइंग। एग्जैक्टली। तो ज़्यादातर लोग यही गलती कर रहे हैं सर। और मेरा लास्ट मैसेज ये है कि डिसीजन लें, और डिसीजन फ्यूचर के लिए लें। राइट। देखिए 2 चीज़ें होती हैं जो अक्सर गड़बड़ हो रहा है इस इंडस्ट्री में। एक गड़बड़ हो रही बहुत बड़ी, जैसे डिसीजन फॉर फ्यूचर। डिसीजन फॉर फ्यूचर का मेरा जो मानना है, एक सवाल है मेरे, एक बड़े मतलब तो मैं उनको गुरु लेवल पे मानता हूँ, जिनसे कुछ चीज़ें सीख ली बहुत अच्छे से। उनसे एक बार बात हुई तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा जो आपका फ्यूचर का है वो आपके पास्ट से जुड़ा है क्या? तो आप बताएं, फ्यूचर जो है वो पास्ट से जुड़ा होता है क्या? अगर आप मेरे से पूछे तो मैं मानता हूं सर कि जब हम फ्यूचर में बढ़ें तो पास्ट को बस उतना देखना चाहिए जैसे हम गाड़ी चलाते हुए बैक मिरर को देख लेते हैं ना बीच में थोड़ा थोड़ा, बस उतना ही देखना बहुत चाहिए। बढ़िया, ये बहुत अच्छी बात है। तो अक्सर मैं जब ये सवाल पूछता हूँ पब्लिकली तो लोग बोलते हैं हाँ पास्ट से जुड़ा है, बट पास्ट से कभी नहीं जुड़ा होता। आप कोई भी डिसीजन लेते हैं वो बस लेते हैं, वो फ्यूचर के लिए लेते हैं। राइट। वजह क्या है कि कोई, जैसे एक कहानी चलती है, सुना होगा आपने भी, अरुणिमा सिन्हा। एक लड़की थी जो प्लेयर थी और उसे किसी ने फिर ट्रेन से फेंक दिया, और फेंकने के बाद उसने उस वक्त डिसीजन लिया कि उसे एवरेस्ट फतेह करनी है। राइट। बट उससे पहले तो उसने फतेह नहीं की थी, मतलब उसके पास्ट में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। और 3 साल बाद वो कहाँ थी? एवरेस्ट पे। तो डिसीजन कभी पास से, जैसे आप और मैं हैं, हमने किसी दिन डिसीजन लिया था कि हम डायरेक्ट सेलिंग करेंगे, MLM में आएंगे, बट हमारे पास्ट में तो नहीं था ये। इसका मतलब आपका डिसीजन फ्यूचर के लिए है। अब इससे क्या फ़ायदा है? जैसे ही आप फ्यूचर के लिए डिसीजन लेंगे आपका प्रेजेंट बदल जाता है, क्योंकि प्रेजेंट जो लीड करता है वो फ्यूचर डिसीजन से करता है। आज आप सोचिए कि आपको नेता बनना है, आपको विधायक बनना अपने एरिया का, आपका प्रेजेंट नहीं बदल जाएगा, पॉडकास्ट छोड़ दोगे प्राथमिकताएं चेंज हो जाएंगी।
प्रेजेंट बदल जाएगा। तो प्रेजेंट को बदलना है, और प्रेजेंट बदलता है हमेशा डिसीजन से। लोग बेसिकली प्रेजेंट नहीं बदल रहे हैं, वो कह रहे हैं साहब मुझसे हो नहीं रहा। एक व्यक्ति को अपनी सेहत ठीक करनी है, उसने डिसीजन लिया मुझे 2 साल में अपनी बॉडी बिल्ड करनी है, तो प्रेजेंट नहीं बदल जाएगा। 6 पैक बनाने आज से बदल जाएगा, प्रेजेंट बदल जाएगा। हाँ, यस। डायरेक्ट सेलिंग में लोग डिसीजन नहीं ले रहे हैं, प्रेजेंट नहीं बदल रहे हैं, वो वही कर रहे हैं जो कल कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं। मतलब भविष्य को लेके बहुत बड़े डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए प्रेजेंट नहीं बदल रहा है। कोई भी डिसाइड कर ले 1 करोड़ कमाना है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि 200 साल चलेगी कंपनी, हमारे सारे वर्किंग बदल गई। तो मैं एक चीज़ है जो बताता हूँ, वो DAP है, डेली एक्शन प्लान। राइट। डेली एक्शन प्लान अगर कोई भी ग्रुप में हो रहा है और ये डुप्लीकेट हो रहा है, तो सब वो ग्रुप की स्पीड का आप अंदाज़ा भी नहीं लगा पाएंगे, और हर व्यक्ति ग्रो करेगा। 5 कॉल जी, 2 प्लान, राइट, 3 फॉलोअप, 1 प्रोडक्ट सेल। क्या बात है, वंडरफुल। दोबारा 5 कॉल, 2 प्लान, 3 फॉलोअप, और 1 प्रोडक्ट सेल। मैंने देखा है कि ये कर लीजिए आप इस इंडस्ट्री में ये ध्यान ही नहीं आएगा आपके कि इसमें नेगेटिविटी है या पॉजिटिविटी है, आपका बिजनेस चलता रहेगा। वंडरफुल साहब, समय की लिमिटेशन, अदरवाइज आपके पास में ज्ञान का खूब भंडार है। जल्दी मिलेंगे, फिर एक बड़ा लंबा पॉडकास्ट करेंगे। डेफिनेटली आपने समय निकाला सर, और मैं आपका आभारी इस बात के लिए कि आपने मुझे बुलाया, और इस प्लेटफॉर्म पे मैं हूँ यहाँ, इसके लिए मैं रियली ऑब्लाइज्ड हूँ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। सो ये थे एन साहा जी, 28 सालों से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा तजर्बा। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर एक बड़ी शख्सियत से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे सारे के सारे पॉडकास्ट स्पॉटिफाई पे भी अवेलेबल हैं, वहाँ पे आप उनका ऑडियो एंजॉय कर सकते हैं, उसको अपने एक्सपीरियंस के साथ में ऐड कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद।